चलिए बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। अब ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज है उसकी बात करें तो वो होता है पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को बोला जाता है। अब यहां पे इस सरफेस के ऊपर ये पोजीशन जो है वो क्या है, एक पॉइंट है। या यूं कहें इस सरफेस के ऊपर ये एक पोजीशन है जिसे शो किया गया है इस डॉट के द्वारा और इस डॉट को ही बोलते हैं पॉइंट। अब अगर मान लो ये बोला जाए कि भाई हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर रिप्रेजेंट करने की बात है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज है कि हम इसे किस आधार पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। 2 एक्सिस के आधार पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या 3 एक्सिस के आधार पे। अगर 2 एक्सिस के आधार पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हम 2 डायमेंशनल फिगर में शो करेंगे और देखेंगे कि भाई इसकी जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पे है। तो यहां से लेके यहां तक जो ये वैल्यू है ये मान लेते हैं हम x है और y की जो इसकी पोजीशन है वो यहां ओरिजिन से लेके यहां तक ये y है। तो हम बोलेंगे कि जो ये पॉइंट है इसकी पोजीशन है x और y, क्योंकि ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी इसकी x है और ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी इसकी y है। तो इसकी जो पोजीशन होगी 2 एक्सिस के आधार पे वो पोजीशन होगी xy। अगर हम इसे 3 डायमेंशन में शो करना चाहते हैं, 3 डायमेंशन में यदि हम इसे शो करें तो वहां पे हमारी 3 एक्सिस होंगी, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। और ये पॉइंट जो है तीनों के आधार पे हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जो पोजीशन है वो x के आधार पे क्या है। तो x के आधार पे हम देखेंगे कि ये ओरिजिन से x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है। अगर मान लो x है तो इसमें इसकी वैल्यू जो है वो x हो जाएगी और y एक्सिस के आधार पे देखें तो ये डिस्टेंस अगर y है तो y के आधार पे ये y हो जाएगा और z के आधार पे यदि देखें तो इसकी पोजीशन जो है वो z है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर में जो इसका पोजीशन होगी वो होगी x y z, यानी कि ये एक पोजीशन को इंडिकेट करता है और इस पोजीशन को हम किससे शो करते हैं, एक पॉइंट से शो करते हैं। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करें इसके बाद की, तो पॉइंट के बाद बारी आती है लाइन की। पॉइंट के बाद बारी आती है लाइन की। अब जो एक लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे जनरेट होती है। एक स्ट्रेट वे में अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को
कनेक्ट करते चले जाओगे तो जो है एक लाइन जनरेट होगी। अब जो लाइन है वो दोनों तरफ बढ़ती रहती है और दोनों तरफ में उसका जो एंड पॉइंट है वो कहीं नहीं होता, यानी कि दोनों साइड ये इनफाइनाइट एंड तक जाएगी, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी और ये नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो मतलब ये एक्सटेंड होती रहेगी, कहीं पे रुकेगी नहीं, पर होगी बिल्कुल सीधी। और इसके अंदर कितने पॉइंट मौजूद होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि एक स्ट्रेट वे में इनफाइनाइट पॉइंट्स को ही जोड़ने के बाद एक लाइन जनरेट होती है। तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इनमें कहीं पे भी गैप नहीं है, तो इनको ये कंबाइंड करते हुए चलेगी तो आगे बढ़ती रहेगी और इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो आते हैं। सारे अगर नंबर्स की बात करें तो सारे रियल नंबर जो होते हैं वो इस लाइन पे मौजूद होते हैं। अब यदि लाइन के दो टुकड़े कर दिए जाए, एक स्ट्रेट लाइन को दो एंड पॉइंट दे दिए जाए। अब लाइन के बारे में हमने पढ़ा कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती रहती है, यानी कि इनके जो एंड पॉइंट है वो है इनफाइनाइट एंड है इसका। अगर इसे मैं कट कर दूं दोनों तरफ से तो अब हमारे पास दो एंड पॉइंट हो गए। ये हिस्सा लाइन तो है पर इस हिस्से के दोनों एंड पॉइंट है ए बी और बी बी, ये दो हमारे क्या है? एंड पॉइंट। और इस हिस्से को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि एक लाइन जिसके की दोनों तरफ एंड पॉइंट हो, यानी कि दोनों तरफ एंड पॉइंट होंगे तो ही लाइन सेगमेंट कहलाएगी। अगर उसके एंड पॉइंट नहीं है दोनों तरफ तो वो क्या होती है? एक लाइन होती है। और अगर बोला जाए कि भाई एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं है तो वो क्या होगी? रे। रे जो है वो होती है कि जब कोई लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो और उसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो तो उसे बोलते हैं हम रे। क्या बोलते हैं? रे। रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो हमने अभी सीखा तीन चीजों को, एक तो लाइन को, एक लाइन सेगमेंट को और एक रे को। अब लाइन क्या है? लाइन जो है वो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती रहती है, यानी कि उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और रे क्या होता है? रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो उसे या एंड पॉइंट। एक तरफ उसका एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, उसे बोलते हैं रे। और लाइन के ही एक हिस्से को जिसके दोनों एंड पॉइंट मौजूद हो उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट है ए और बी। अगर बात करें
कि इनके ऊपर कितने पॉइंट मौजूद होते हैं। तो ऑब्वियसली लाइन की बात करें तो लाइन तो वैसे ही इनफाइनाइट एंड तक जाती है, तो पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर रे की बात करें तो ये एक एंड पे इनफाइनाइट एंड तक जाती है, तो ऑब्वियसली ये बढ़ती रहेगी, तो इसके भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर बात करें किसकी, लाइन सेगमेंट की, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट तो है, पर इस लाइन के बीच में कितने पॉइंट आएंगे ये अब भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन जो है यहां से यहां तक का हिस्सा इनफाइनाइट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो अगर पॉइंटों की बात करें कि ए और बी के बीच में कितने पॉइंट हैं, तो वो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल। समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि भाई लेंथ की। अगर लेंथ की बात की जाए तो लाइन की जो लेंथ होती है उसे हम माप नहीं सकते। जब लाइन दोनों तरफ बढ़ती ही रहेगी तो उसे मापना क्या है, इम्पॉसिबल। तो उसकी लेंथ जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। या इसे मापने की बात की जाए तो हम इसे मेजर नहीं कर सकते। रे की बात करें तो रे के अंदर भी क्या है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट। इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक ही एंड है, दूसरा कोई एंड है ही नहीं। और तीसरी बात लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट की यदि बात करें तो लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों तरफ जो है वो एंड पॉइंट है, और दोनों तरफ एंड पॉइंट होने की वजह से हम इसकी दूरी को माप सकते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस होगा या इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कोई स्पेसिफाई लेंथ होगी, यानी कि फाइनाइट होगी, और उसे मेजर किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है एंगल की। अब ज्योमेट्री के अंदर एंगल जो है वो क्या होता है? अगर एंगल की हम बात करें तो एक फिक्स पॉइंट से दो रे एक दूसरे के ऊपर जो झुकाव जनरेट करती है वो झुकाव कहलाता है एंगल। एक फिक्स पॉइंट से निकलने वाली दो रे एक दूसरे के ऊपर जो भी झुकाव बनाएंगे उस झुकाव को ही एंगल बोला जाता है। इन दोनों के बीच में जो ये झुकाव है ये कहलाता है एंगल। और एंगल को हम मोस्टली डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अब एंगल जो है, अगर हम बोले कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, यानी कि अभी वो शुरू ही नहीं हुआ है, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ही है, तो वो एंगल जो है वो 0 डिग्री का है। उसका एक दूसरे के दोनों लाइनें यदि सेम पोजीशन पे है तो उनका एक दूसरे पे झुकाव क्या है, कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। अब ये जो है डिग्री का सिंबल है, यानी कि हम एक एंगल को मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट है वो है डिग्री, और ये एंगल हमारा क्या है, 0 डिग्री का है। अब बात करें कि इसके रोटेशन की, तो किसी एंगल का जो रोटेशन है वो दो तरीके से हो सकता है।
या तो एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। यदि एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी कि जहां से शुरू किया है उसने वहां से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू करता है, तो वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और यदि हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव साइड कौन सी होती है? क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो एंगल नेगेटिव एंगल कहलाता है। वो एंगल जो है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव एंगल कहलाता है। तो कोई भी एंगल पॉजिटिव कब होगा? जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और नेगेटिव कब होगा? जब वो सॉरी पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या बोलेंगे उसे? नेगेटिव एंगल। और इसे बोला मैंने कि मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और इसका मेजर करने के लिए जो इसकी यूनिट है वो है डिग्री। और इस एंगल के अंदर जो ये पॉइंट होता है जिसमें ये दो आर्म्स रोटेट करती हैं, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये होती हैं इसकी आर्म्स। क्या होती है? इसकी आर्म्स। और इनके बीच में जो ये बना हुआ है ये झुकाव, ये इसका एंगल कहलाता है। ठीक है। अब एंगल के टाइप जो है वो क्या क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। यदि एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे और वो 90 डिग्री से लेस हो, यानी 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो उस एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में अब जैसे 76 डिग्री है तो ये एक्यूट हो गया, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। 45 डिग्री की बात करें, ये भी एक्यूट हो गया। 87 की बात करें, ये भी एक्यूट हो गया। 89 डिग्री की बात करें तो ये भी एक्यूट हो गया। यानी कि जब तक वैल्यू हमारी 90 से लेस होगी तो वो क्या कहलाएगी? एक्यूट एंगल काउंट की जाएगी। अब अगर एंगल नाइन्टी डिग्री का है, यानी कि दोनों साइड जो है एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो उसे बोलते हैं राइट एंगल। उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि जो हमारा एंगल 90 डिग्री होगा तो उसे बोला जाता है राइट एंगल। और जब एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री हो, जब एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री हो,
यानी कि हमारे एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे 120 90 से ज्यादा है, 95 90 से ज्यादा है, 145 90 से ज्यादा और 180 से कम है। तो ये सारे के सारे एंगल क्या है? ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी कि कंडीशन क्या होती है ऑब्ट्यूस के लिए? 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। इसके बाद अगर हमारा एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम, तो उसे